तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है। गुप्त साम्राज्य, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक थे। ठीक है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है और साहित्य में ये पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इतना आप याद रखना। गुप्त साम्राज्य को मैंने पहले तो कला और साहित्य का दोनों का बोला था कि ये स्वर्ण युग काल था। तो साहित्य में कहा जाता है ये पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण, क्योंकि साहित्य में अंतिम रूप से रचना, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, वो सारी चीजें इसमें की गई हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसके राजनीति जीवन या राजा कौन कौन से रहे हैं उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से राजा ने क्या क्या है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कौन कौन से राजा थे, बट आपने इसमें थोड़ा डिटेल में जानना है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें श्री गुप्त। ठीक है। तो आपने ये बहुत कम इतिहास में बहुत कम पढ़ा होगा श्रीगुप्त के बारे में, सीधा सा पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त था। ठीक है, जिसने स्थापना की। बट श्रीगुप्त भी था। ठीक है, बट उतने शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है। तो श्रीगुप्त ये पहला शासक माना जाता है, पर वास्तविक नहीं है। जैसे मैंने लिखा है, इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की 275, कहीं में आप 280 भी मिलेगा, बट आपने 275 लिखना है। ठीक है। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण नहीं की है। ठीक है। तो वो आपने चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि, यानी कि इसके बाद जो राजा रहा है 275 से लेकर 389, यानी 275 से लेकर 319 तक ये रहा है घटोत्कच, यानी इसका बेटा। ठीक है। इसने भी सेम उपाधि क्या ली है, महाराज की उपाधि। ठीक है, याद रखना। इसने महाराजा धीराज की उपाधि, क्योंकि इतने शक्तिशाली नहीं, नाम मात्र के बोलते हैं जिसको। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये कह सकते हैं जो अगर महाराज की उपाधि धारण की है तो ये कुषाणों के सामंत रहे होंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था। ठीक है। तो ये स्वतंत्र नहीं थे, ये कह सकते हो आप, ये एक प्रकार के स्वतंत्र नहीं थे। तो वो आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे महान शासक रहा है वो रहा है चंद्रगुप्त। देखो, आपको बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त में। ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन है ये। ठीक है, वन है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद ये वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक समझ जो स्वतंत्र है उसको बोलते हैं, जो स्वतंत्र रूप से शासन चला रहा, किसी के अधीन नहीं है, और जिसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया है वो वास्तविक होता है। ठीक है। तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, चंद्रगुप्त वन को। ठीक है, याद। इसने महाराजा धीराज की, जिसने पूरे एरिया को जीत लिया हो, जो उसके अधीन कहीं राजा है, ठीक है, उसे कहा जाता है महाराजा धीराज, परम भागवत, ये सारी चीजें। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको परम भागवत, महाराजा धीराज, ये पहली बार आपको उपाधियां सुनने को मिल रही होगी। अब तक जितनी मैंने एंशिएंट पढ़ा दी आपको। ठीक है। तो इसके मतलब ये बहुत बड़ा है, एक तरफ से भगवान की तरह है, एक तरफ से। ठीक है। इसने इसने अब इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, मौर्य वंश में राजगृह थी, मगध वंश में राजगृह थी। ठीक है। तो ये आपको पाटलिपुत्र, जो आप आज बोलते नहीं पटना, ठीक है, उसी का नाम है ये। ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। इसने गुप्त संवत चलाया था 319 एडी में। संवत होता है कैलेंडर, इसने अपना कैलेंडर शुरू कर दिया था गुप्त संवत ने, यानी कि ये चंद्रगुप्त। ये मैंने इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद करनी है ये चीजें। ठीक है। इसके बाद इसकी जो शादी हुई है वो लिच्छवी से हुई है। ठीक है, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी। अब लिच्छवी से इसलिए की गई कि मैंने आपको पहले शायद बताया होगा कि लिच्छवी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इनको हराना बड़ा मुश्किल था, अजातशत्रु ने भी कोशिश की थी। ठीक है। तो ये बहुत शक्तिशाली थे और ये गणतंत्र था, कोई राजतंत्र नहीं था। ये कोई राजाओं का शासन था, लोगों का शासन था लिच्छवी एक तरफ से। ठीक है, आपने सुना होगा पाटली, ये नेपाल के इलाके में, इस एरिया में कपिल वस्तु, ये सुना हुआ है। तो ये उससे उसने शादी, क्योंकि उससे डर था कि कहीं हमको नहीं हरा दे कहीं, इसकी शादी कर ली। सबसे अच्छा तरीका है वैवाहिक संबंध स्थापित कर दो, राजा ही नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई नहीं हो पाएगी। अगर लड़ाई होगी तो उससे उसका स्वाग खत्म होगा ना, वही विधवा होगी ना उस चीज के बारे में। ठीक है। तो वो सारी चीजें, जब इसने सोने के सिक्के चलाए, यानी कि ये पहला गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। और सोने के सिक्के क्या है, एक तरफ चंद्रगुप्त, दूसरी तरफ उसकी पत्नी पीछे। ठीक है। और कई ऐसे सिक्के मिलते हैं जहां पर दोनों फ्रंट के इसमें कौन है,
वैवाहिक जोड़े में, चंद्रगुप्त और कुमारदेवी। और पिछले इसमें गुप्त वंश की जो चिन्ह होता है, साम्राज्य का चिन्ह होता है ना, कोई शेर होता है, किसी का कुछ होता है, ठीक है, तो ऐसा मिलता है। तो ये राजा रानी, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लिच्छी प्रकार के, इतना खुश करने के लिए लिच्छी प्रकार के सिक्के भी चला दिए, सोचो आप, ठीक है, विवाह प्रकार के जो कि मैं बात करता हूँ। तो ये सारे के सारे कौन से ऐसे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिक्के चलाए इसमें जो कि 5-6 प्रकार के सिक्के थे, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये चंद्रगुप्त के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त वन के बारे में है ये। तो ये आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अब आगे पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे, भारत का नेपोलियन। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है इसको, ठीक है, यानी कि वी एस स्मिथ ने कहा है, ठीक है। भारत का नेपोलियन आपने सुना होगा, फ्रांस का नेपोलियन, ठीक है, जो युद्ध में हार गया था, बट ये कभी नहीं हारा है, इसलिए इसको एक बोलते हैं उपमा दी गई, उपमा क्या, उपनाम दिया गया, कह सकते हो आप, उपनाम दिया गया। तो बी एस स्मिथ, जिसने हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, जिसने पुस्तक लिखी है हिस्ट्री के ऊपर, उसने उसमें कहा था कि ये भारत का नेपोलियन। वैसे ही लक्षण है इसके जैसे फ्रांस के नेपोलियन के है, ठीक है। तो वो सारी चीज इसके बाद, ये गुप्त वंश का महान शासक था, ऑब्वियसली बात आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें, महान शासक था, इसने इसके प्रमुख उपाधि विक्रमांक, ठीक है, पहली बार थी, सर्वराज था, कविराज, क्योंकि ये कविता लिखता था, जो इसने कविता लिखी, ठीक है, ये आप कह सकते हो, कृष्ण चरित्र, ठीक है, उसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ठीक है, इसने 100 युद्ध लड़े थे, परम भागवत की उपाधि इसने ग्रहण, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी उपाधियां हैं, इसकी विशेषताएं बता दें। इसकी कई बार यमराज से तुलना की जाती है, धन के मामले कुबेर के साथ तुलना की जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंट जिसके लिए जाना जाता है वो है इसकी विजय, इसकी विजय, ठीक है, इसकी विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विजय आपको पता होना चाहिए। इसने उत्तर भारत के साथ विजय ली, जो बहुत सारे अछूत, नागसेन, नागदत्त, नंदी, ये सारी चीजें कौन से हैं, राज्य हैं उत्तर भारत के, अलग अलग, मध्य प्रदेश, यूपी, ये इलाके में, ठीक है, उसको इन्होंने हरा दिया। और उनके साथ कौन सी नीति अपनाई, प्रसवोधरण की नीति। प्रसवोधरण नीति का मतलब होता है, ध्यान ध्यान से सुना आपने, प्रसवोधरण का नीति होगा कि पूर्ण रूप से राज्य को अपने साथ मिला देना, यानी कि पूर्ण रूप से समाप्ति, कि तू अब राजा भी नहीं, राजा मैं ही हूं, कि राजा मैं ही हूं, अब तू नहीं है, आप मेरे को टैक्स देते रहेंगे, पर अब तू राजा भी नहीं है, उसको बोलते हैं प्रसवोधरण की नीति, इसने नीति अपनाई थी। दूसरी, दक्षिण भारत को 12 स्टेट, यहां यार ना, इनको 9 स्टेट राज्य को हराया, यहाँ 12 राज्य को हराया, ठीक है। तो वहां पे उसकी उनके साथ नीति कौन सी, जो आपके वहां पे बहुत सारे ऐसे साउथ में राज्य काम करते, वो उसके विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। इसका मतलब है कि आपके साम्राज्य को मिला दिया जाएगा, विलय की नीति बोल सकते हैं आप, बट राजा आप ही होंगे, राजा तो आप ही होंगे, पर आप हर महीने में हमको टैक्स देते रहेंगे, राजा आप ही है, ऊपर वाले राजा नहीं रहेंगे, निचले वाले राजा तो है, पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, विलय की नीति आती, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। उसके बाद सीमावर्ती, जो उसकी बाउंड्री बाउंड्री पे राज्य लगते थे उस समय जब इसकी एरिया था, तो सब उसके लिए कर इकट्ठा, भैया आप टैक्स देते हैं, सिर्फ कर देना शुरू कर देंगे आप, जो भी चीजें हैं, ठीक है। इसी के समय उसने विदेशियों के साथ उसने कन्याकुमारी में शादी की, ठीक है, शादी करवाई, कन्याकुमारी कन्या, और आत्मनिवेदन किया, आप दरबार में, स्वयं दरबार में होंगे, राजा आपको दरबार में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें उस चीज में की गई। अब ये जो युद्ध की विजय है, ये किस पुस्तक में, हरिशेन की एक पुस्तक है, हरिशेन की एक पुस्तक है, उसमें ये वर्णन है, प्रयाग प्रशस्ति भी बोल सकते हैं आप, अवार्ड प्रशस्ति भी बोल सकते हो आप, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रशस्ति होता है प्रशंसा करना, जिसमें कि किसी भी राजा या किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रशंसा की गई हो, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, क्योंकि इलाहाबाद में मिली है ये प्रयाग, तो उसमें वर्णन है ये,
इसमें वर्णन नहीं है सारा का सारा कि जो समुद्रगुप्त विजय है उत्तर भारत की कैसी नीति अपनाई, उसने सीमावर्ती के साथ कैसी नीति अपनाई, दक्षिण भारत के साथ कैसे, ये व्यक्ति है जिसे उसके दरबार में कभी भी था ही। बाकी उसके सिक्कों पर वीणा वादन सिक्के भी, इसके इसने बहुत प्रकार के सिक्के भी चलाए हैं। हाँ, और इसने अश्वमेध यज्ञ भी चलाया है, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया है। ठीक है, पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ चलाया था गुप्त वंश का। ठीक है, तो वो सारी के सारी चीजें हैं जो आपको समुद्रगुप्त के बारे में मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई। ठीक है, मैंने आपको आज श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक बताया। ठीक है, तो वो सारे के सारे इसमें से ये जो वही चीजें देखो, आपको हर एक चीज मैंने अंडरलाइन की है, नई नई चीजें भी ऐड की है, उसी के आधार पर आपने याद करना है कौन कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति थे, उसकी क्या विशेषता थी, इसकी क्या विशेषता थी। ठीक है, तो ये आपका 275 से लेकर 375 तक क्या क्या हुआ था, वो मैंने हर चीज राजा के बारे में, राजा ने क्या क्या काम किया, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होगा इस चीज के बारे में। आपने सारी चीजें अच्छे से इसको नोट्स बनाने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।